पे पहुंच जाया करो। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं। एक है सेंटर ऑफ मास, एक है कोलिजन। अगेन दिस इज काउंटेड एज अ टफ चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसकी काउंटिंग फिजिक्स के टफ चैप्टर्स में होती है। ठीक है, ओके। तो ये जो टफ चैप्टर्स में आपके ये वाला पार्ट थोड़ा सा इजी है। ये वाला आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे कोलिजन में। कोलिजन में लीनियर मोमेंटम ये सब आएगा, बट अगर प्रैक्टिस होगी, डायग्राम बना के पूरी क्लासेस कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो इजी होगा। नहीं तो नहीं समझ में आएगा ये पार्ट। बहुत टफ चीज है ये जो करने वाले हो। और इसके बाद वाला चैप्टर भी देखो, आपको फिजिक्स आती है, बस इन चैप्टर्स के कुछ सब टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट पड़ सकते हैं। तो डे वन से प्रॉपरली ध्यान दो। ध्यान से सुनो। सेंटर ऑफ मास पहला हाफ जो है अपन सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेंटर ऑफ मास, मैंने यार आपको रॉड जब करा रहा था, सॉरी चेन प्रॉब्लम्स करा रहा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से कोई पार्टिकल मास m h हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? टेक्स्ट करो भाई, केजीबी सर मैसेज पर टेक्स्ट करो। अगर कोई पॉइंट मास है, ठीक है, दिस इज पॉइंट मास, इस पॉइंट मास को h हाइट पे रखा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। कितनी होती है? mgh। ये बाई 2 कौन कर रहा है यार? पॉइंट मास बोला है ना ये, दिस इज पॉइंट मास। ठीक है, ग्राउंड पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम करी तो यहाँ पे, तो इसी ऐसे ही केस में मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं जिसके अंदर ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे मैंने एक रॉड रखी हुई है। क्या रखी हुई है? रॉड रखी हुई है। ये रॉड ऐसे थ्रोट इसका मास फैला हुआ है, इसका मास कैपिटल M है और इसका लेंथ कैपिटल L है। ये L लेंथ का रॉड है। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज 0। इसका अपन ने किया था एम जी एच सेंटर ऑफ मास या एल सेंटर ऑफ मास, वो कितना होगा? इसके यहां पे दिस इज एच सेंटर ऑफ मास, दिस लेंथ इज L by 2। याद करो। तो मैं ये सिचुएशन में क्या है, मैं एज्यूम कर सकता हूं, आई कैन एज्यूम दैट फ्रॉम ग्राउंड at a height of L by 2 this entire mass is concentrated। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg L by 2। बात समझ में आ रही क्या? आई हैव अज्यूम दैट इस रॉड को लो और पिचका दो। इस रॉड को लो और इस रॉड को लेके आप इसको पिचका दो, और अगर पिचकाओगे तो वो एक पॉइंट मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉइंट मास। बात समझ में आ रही है क्या? कि जैसे गुब्बारा होता है, ठीक है, बर्थडे पार्टीज में यूज करते हैं, तो वो एकदम पूरा उसमें हवा भर दिया तो बहुत बड़ा बन गया। अगर उसका माउथ ओपन कर दो और उसको एकदम चिपका दो तो क्या हो जाएगा? एक स्मॉल मास मिल जाएगा अपने को। तो वैसे ही इसमें है कि इसको कंडेंस कर दूं, क्या कर दूं? इस रॉड को कंडेंस कर दो, कंडेंस्ड रॉड, तो वो एक पॉइंट मास बन जाएगा और उसको L by 2 पे रखो तो
वो सेम पोटेंशियल आ जाएगा इसका और इसका। सो व्हाट इज L/2? here for the rod, L/2 is the center of mass. What is center of mass? Center of mass is a hypothetical point है एक, जहां पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। क्या मेरी बात सबको चमक रही है? क्या ये पॉइंट सभी को चमक गया? What is center of mass? Center of mass is a point where the entire mass of a body can be assumed to be concentrated. Okay, छाप लो। पहले छाप लो, वापस समझाता हूं। ये एक रॉड है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। एक रॉड है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। ओके भाई, सबने छाप लिया? ओके, वापस सुनिए। जो देखो, अपन ने इसको अगर याद आ रहा हो तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड निकालने के लिए, चेन निकालने के लिए अपन ने कौन सा मेथड लगाया था? किसको याद है क्या? इंटीग्रेशन लगाया था। ठीक है, तो अपने को पता है कि इंटीग्रेशन से बचने के लिए अपन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टेक्निक। व्हाट इज दिस? दिस सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट सेव्स अस फ्रॉम डूइंग इंटीग्रेशन अगेन एंड अगेन। तो एक शॉर्टकट तरीका है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि यार ये पॉइंट मास है और ये कंटिन्यूअस बॉडी है। अब ये कंटिन्यूअस बॉडी डिफरेंट होती है, पॉइंट मास डिफरेंट है। ये जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, ये किस लिए आया है? ये कॉन्सेप्ट आया है सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अपन ने कुछ ट्रिक्स पाली कि यार अपन है ना सारे प्रॉब्लम जो फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एज्यूम करके कर लेंगे तो आंसर तो वही आना है।
तो बार बार इंटीग्रेशन करने से बेटर है कि अपन सेंटर ऑफ मास निकाल लें। तो ध्यान से वापस सुनना, यहाँ पे रॉड का मिड पॉइंट उसका ये होता है और ये L लेंथ है, तो मिड पॉइंट L/2 पे होगा, सारा मास एज्यूम कर सकते हैं L/2 पे है। तो एक बार लिख लीजिए, इट इज वेरी इजी टू फाइंड potential energy, is very easy to find potential energy for point object, but for a continuous object we need to go for इंटीग्रेशन। अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की तरफ जाने का पड़ेगा, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन लीड्स अस टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास क्या है पहले सुन लो। ये वास्तविकता में कोई ऐसा पॉइंट है क्या, नहीं है। देखो एज्यूम कर सकते हैं, बट क्या अच्छा ये पता है क्या, ह्यूमन बॉडी रहती है, ठीक है, मान लो ऐसा एकदम, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, आंख नाक, अपन बोलते हैं ना अपना सेंटर ऑफ मास कहां पे, रामायण देखी होगी, प्रभु राम रावण को मारना है तो कहां पे मारो, ऐसे बोलते हैं ना कि अपने ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक, ऐसे मानने के लिए। बट क्या मेरे सर पे जो हाइट एच पे है वहां पे कुछ भी नहीं है, वेट है, जरूर है, बट ऐसे यहाँ पे कर लिया कि यार यहाँ पे पंच मारो, यहाँ पे पंच मारो तो ये आदमी उड़ जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे मारो, नाभि पे मारो, मर जाएगा। तो अपने ह्यूमन बीइंग का ऐसा अपन सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि यार जितना ऊपर मास है उतना ही पेट के नीचे साइड में वेट होगा, और ये सेंटर ऑफ मास मतलब एग्जैक्टली नहीं होगा, नाभि पे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। सो ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, ऐसा नहीं होता सारा मास वही है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट मान लेते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिख लीजिए सेंटर ऑफ मास is hypothetical point, is a hypothetical point where the entire mass of the body can be assumed, where the entire mass of the body can be assumed to be concentrated, ठीक है, मान लो भाई। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के पूरा सेक्शन का नाम ही है सेंटर ऑफ मास, अलग अलग चीजें अपन सीखेंगे। छाप लो यहां तक तो डन लिख दो। अमोघ विदुषी जयनाम प्रथमेश, काव्या ने लिख लिया, कशिश, सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत इजी है, बहुत इजी सेक्शन है, सारे प्रॉब्लम आईआईटी के प्रॉब्लम, एम्स के प्रॉब्लम, नीट के प्रॉब्लम बहुत चिंदी है, ये वाला सेक्शन चिंदी है, बट कोलिजन वुड बी लिटिल बिट टफ, पहले ही बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से ये चैप्टर समझना, ये आज की बात नहीं है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बच्चों को इसी में डिफिकल्टी जाती।
क्यों? क्योंकि थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाता है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत इजी तरीके से सेंटर ऑफ मास अपन निकाल सकते हैं। बेसिकली अपने को दो चीजें समझनी है। एक होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम और एक होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम, एक होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम, एक होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। आप फॉर्मूला देखें, इजीली चमक जाएगा। कुछ भी एक सेकंड। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है? हियर देयर विल बी पॉइंट मासेस। यहाँ पे क्या होंगे? पॉइंट मासेस होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? पॉइंट मासेस होंगे। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? जैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, रॉड, डिस्क, इन सबके मास ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे डिस्क्रीट मास सिस्टम में क्या होगा? पॉइंट मासेस होंगे। क्या होंगे? पॉइंट मासेस। ये सेक्शन कॉपी कर लो। ये सेक्शन कॉपी कर लो, इजी पार्ट है, कॉपी कर लो इसको। एकदम इजी पार्ट है, कॉपी कर लो। हो गया? ओके, ठीक है। पॉइंट मास, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए, बहुत इजी फॉर्मूला है। बहुत इजी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जरा देखिए। जैसे मैं आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के देता हूं। ये x है, ये y है, एंड दिस इज z। एंड लेट्स से मैं इसको है ना ऐसे डिवाइड कर देता हूं सेक्शन को। और यहां पे मैंने 3 पॉइंट्स लेने हैं। कितने पॉइंट्स लेने हैं? 3 पॉइंट्स। दिस पॉइंट इज m1, मास उसका m1 है। एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसका मास है m2, इसका मास है m3। पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? 3 पॉइंट्स लिए, m1, m2, m3, 3 पॉइंट्स ले लिए, बहुत बढ़िया। अब ये 3 पॉइंट्स में मेरे को क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान ध्यान से सुनो यार। इसका m1 का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। लेट्स से दिस इज ओरिजिन 0,0,0, मतलब 3 0 है, ओरिजिन है। यहां से लेके यहां तक दिस इज पोजीशन वेक्टर r1। दिस इज पोजीशन वेक्टर r1। ओके, नेक्स्ट क्या किया? यहां से ये वाले का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। ओके, और m3 का यहां से एक और है, दिस इज r3। तो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, m1, m2, m3, ये r1 पोजीशन वेक्टर, r2 दिस इज r3। तो r सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस 3 पार्टिकल सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? 3 पार्टिकल सिस्टम है ये। 3 पार्टिकल्स हैं, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m
M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 divided by M1 plus M2 plus M3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इज इट इजी? अच्छा, व्हाट इज R1? R1 है x1 i कैप प्लस प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये पोजीशन वेक्टर है। व्हाट इज R2 वेक्टर? R2 इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, व्हाट इज R3? R3 है x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहां ये फॉर्मूला सबको चमक गया क्या? मास से पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, सबको ऐड कर दे, ठीक है। ऊपर जो है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और डिवीजन में करते हैं मास से, ठीक है। m1 प्लस m2 प्लस m3 मास से डिवाइड मार दीजिए। इजी है। ओके, प्रॉब्लम करेंगे सब चमक जाएगा, टेंशन मत। छाप लिया? ओके, तो देखो R1 वेक्टर के अंदर, R1 वेक्टर के अंदर यू आर गेटिंग x1 ऑल्सो, y1 ऑल्सो, x1 भी मिला है, y1 भी मिला है और z भी मिला है, ठीक है। सब कुछ मिला है। तो अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूं इन तीनों सिस्टम का, वो आ जाएगा m1 x प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। y सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा, क्या है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर z सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, वो कितना है m1 प्लस z1 प्लस m2 प्लस z2 प्लस m3 z3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m। एकदम इजी है। किसी को कोई कठिनाई, कोई कष्ट तो प्लीज बताएं। ये डिस्क्रीट मासेस हैं सारे। कैसे हैं? डिस्क्रीट मास। पहले लिख लो, प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं, सारे समझ में आएंगे। बस यही फॉर्मूले हैं, इनको थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए किया, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए भी करते हैं। ओके,
अच्छा सुनो, संडे को है ना आपका सर्कुलर मोशन का टेस्ट करा देंगे ऑनलाइन। संडे होगा टेस्ट, सर्कुलर मोशन का जो है संडे आपका टेस्ट करा दूंगा। संडे को टेस्ट हो जाएगा सर्कुलर मोशन का। टाइमिंग भेजता हूँ मैं। नहीं ऑफलाइन अभी नहीं करा रहे फॉर द टाइम बिंग, अरे ऑनलाइन कराएंगे, क्यों टेंशन लेते हैं। पेपर बन चुके हैं बट वो ये बाद में ले लेंगे अपन, और क्या। वर्टिकल सर्कल उसमें नहीं आएगा। वर्टिकल सर्कल वर्क एनर्जी थ्योरम जो होगा ना, वर्क एनर्जी थ्योरम भी हो ही गया है, तो नेक्स्ट वीक वो भी करा देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने जो भी आपको पहले कराया है वर्क एनर्जी थ्योरम में, वो पार्ट पूरा आप जितना भी है वर्क डन बाय वेरिएबल कांस्टेंट ग्राफ, जितना भी वर्क एनर्जी थ्योरम में कराऊं वो आप पूरा कर लीजिए। होमवर्क मैंने बताओ जरा, कल मैंने होमवर्क क्या दिया था, क्या होमवर्क दिया था वर्क पावर एनर्जी का? एक तो वर्टिकल सर्कल का पार्ट कंप्लीट करना था, और डीसी पांडे जो है, डीसी पांडे मेंस मेंस को और उनको दिया था, नीट वालों को दिया था। पूरा पूरा कंप्लीट कर लो भाई, जो भी मेंस वाले बच्चे हैं नीट वाले बच्चे हैं, डीसी पांडे पूरा कंप्लीट कर लो। और बाकी ये जो अपने बच्चे हैं एडवांस वाले, तो वो आप अपने क्वेश्चन बैंक है, बुकलेट है, पूरे अच्छे से ईमानदार से पूरा कंप्लीट कर लो। और वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन बैंक कर लो, ठीक है, सारा पार्ट कर लो। नेक्स्ट वीक तक वर्क पावर एनर्जी का भी टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। जितने दिन है जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उतना दिन, और आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से प्रिकॉशन लो। आप लोग तो एकदम महान हो, एकदम प्रिकॉशन के नाम पे जस्ट ब्रेक मिला कि छुट बना के खड़े हो गए। चलो ठीक है, ओके। सर ये फॉर्मूले चमक गए। अब सर कुछ क्वेश्चन करेंगे, हाँ क्वेश्चन जरूर करेंगे, बट अच्छा, आयुष ने पूछा कि सर दो सिस्टम के लिए, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए नहीं आता है क्या? दो पार्टिकल सिस्टम के लिए भी ये है, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए मैं एन पार्टिकल सिस्टम के लिए करा देता हूं। एन पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम, देखो वर्टिकल सर्कल जो है, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आता है तो वर्टिकल सर्कल, आप सर्कुलर मोशन में आता है क्वेश्चन, सर्कुलर में कर लो, बट वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, वर्टिकल सर्कल के लिए। तो देखिए अगर एन पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स है, तो एन पार्टिकल्स के एन वेक्टर्स होंगे, तो उसका आर सेंटर ऑफ मास होता है, सिंपल है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस m4r4। सर एन तो कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, तो अपन ने यहाँ पे फिर mn ये लिख के m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट 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 mn तक कर दिया। इसका छोटा सा ये नोटेशन पता है क्या? mi mi i चेंजिंग फ्रॉम वन से लेके एन तक, सिग्मा एम आई, ये नोटेशन पता है क्या? इसको क्या बोलते हैं? मैथ्स में कराते हैं ना, सिग्मा, सिग्मा।
ठीक है, समेशन होता है ये। वेरी गुड। अच्छा, ये अगर मैंने सिग्मा एम आई किया, मतलब ये सारे मासेस को ऐड कर दिया, दिस इज टोटल मास। व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? टोटल मास है सिस्टम का। अच्छा, ये जो टर्म है ना, एम आई आर आई, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। ये मोमेंटम नहीं है, ऐसा नहीं टर्म है ये, मोमेंट ऑफ मास। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मास। ये क्या होता है? सिग्मा। ये मोमेंट ऑफ मास का समेशन, ये इंडिविजुअल मासेस का समेशन। टोटल सिग्मा एम करोगे तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। देखो, ये पार्ट लिख लो तो डन कर देना। ये पार्ट अगर आप लिख लो तो प्लीज डन का मैसेज कर दो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट करने लायक है कि देखो यार, ये वेक्टर फॉर्म में लिया ना आपने। अगर वेक्टर फॉर्म में लिया तो एक्स सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई वन चाहिए, वाई टू चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के सेंटर ऑफ मास को कभी डिस्टर्ब नहीं करता, वाई वाला एक्स और जेड को कभी नहीं करता, और जेड जेड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कभी भी एक्स और वाई पे इंपैक्ट नहीं लाते। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है। अच्छा, अब जरा इसका एक क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन कर लो, बाद में इसको जनरलाइज करा देते हैं। किसी का रह गया तो फटाफट छाप लो भाई, छाप लो इसको। ओके, पहले एक जस्ट फॉर टाइमिंग एक प्रॉब्लम करा देते हैं आपको। यार ये मान लो ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका मास है 2 kg, और इसका कोऑर्डिनेट है 2,0, और एक दूसरा मास है जो है 4 kg का, इसका कोऑर्डिनेट है 10,0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। व्हाट इज एक्स सेंटर ऑफ मास? एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो एकदम सिंपल है, एक्स सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ भाई। आएगा? वैल्यू डालना है यार। भाई साहब, इस दुनिया में भांति भांति के लोग। कितने भांति भांति के लोग हैं।
M1 2, अरे ये क्या हो रहा है, M1 2 kg, जैसे सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड रुको। अभी दिखाई दे रहा। यार इतना इजी क्वेश्चन है। दो एक्स कोऑर्डिनेट, दो प्लस चार, चार का कोऑर्डिनेट 10 डिवाइडेड बाय दो अरे एवरेज, एवरेज है यार ये, और कुछ भी नहीं है। 4 + 40/6, 44/6, 22/3, 7.33। तो यहां से एग्जैक्टली ये है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। कितना? 7.3। इजी है क्या भाई? ये आंसर है। और कुछ लोग 5 कर रहे हैं, कोई 10/3 कर रहा है। 10/3 कैसे कर रहे हो? ठीक है, जरा इसको छाप लो। ये सही आंसर है। अच्छा सर, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट बताओ। ये भी y0 है, ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो दिस इज 2 × 0 प्लस 4 × 0, कुछ भी कर लो, 0 से 0 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इजी है। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बढ़ जा रहा मैं आगे, छाप लिया गया। योग, यश, वेदांत, वेद, सुजल, शर्वरी, शनमुख, शनमुख भी है, सौरभ, सातक, पार्थ, मिस्टर गोलूलाल, और कौन? महेश्वर है। ओके, जरा ये देखो, टू पार्टिकल सिस्टम को है ना, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। टू पार्टिकल सिस्टम को मैं जनरलाइज कर रहा हूं। कैसे जनरलाइज कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना यार। देखना, वो सेम ही पॉइंट है। एक पार्टिकल है इधर, एक पार्टिकल है इधर। ये मास m1 का है, ये मास m2 का है, और इनके बीच में डिस्टेंस है d। कितने डिस्टेंस है? d। आपको देखो ये स्ट्रेट लाइन में, तो आपको बेसिकली बताना है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है दिस सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए, मान लीजिए मैं मान रहा हूं कि दिस सेंटर ऑफ मास इज समवेयर हियर, दिस इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास ये वाले पॉइंट से, यहां से सम पॉइंट r1 पे है, और इससे सम पॉइंट r2 पे है। आपको बताना है कि r1 और r2 इन टर्म्स ऑफ d कितना आएगा। फाइंड पोजीशन ऑफ
R1 and R2 in terms of D M1 and M2, D M1 और M2 में बताना है। तो एकदम सिंपल है, इसे कुछ आगे चीजें डिराइव करेंगे अपन, रिजल्ट्स आएंगे। तो मैंने क्या बोला कि यार ये जो है ना, इसको मैंने 0,0 मान लिया, इसको ओरिजिन मान लिया मैंने। जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है मास m1 का, उसको ओरिजिन मान लिया। अच्छा ये ओरिजिन है, तो ये वाला कितना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर m1 0,0 है तो m2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस कितना है दोनों में? डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी, तो दिस इज d,0। हाँ सर, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास मैं मान लेता हूं कि दिस इज एट एनी पॉइंट r1, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस है इनका r2। तो जरा ध्यान से देखो, मैं r1 जो सेंटर ऑफ मास है, क्या मैं बोल दूं ये ओरिजिन से यहां पे x सेंटर ऑफ मास होगा? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कितना? m1 इंटू 0 प्लस m2 m2 इंटू d अपॉन m1 प्लस m2। तो व्हाट इज x सेंटर ऑफ मास? r1, r1 की वैल्यू कितनी आती? m2 d अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज पोजीशन of center of mass, center of mass from mass from particle 1, from particle 1, from particle 1। फर्स्ट पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास? अगर दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस है, तो पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास है m2d अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा r2 की वैल्यू कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ d? ओनली इन टर्म्स ऑफ d, ओनली इन टर्म्स ऑफ d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r2? r2 की वैल्यू कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ d? इट वुड बी m1। अरे बात तो वही है, जरा सॉल्व करके बताओ। d माइनस r1 कर लेना, तो आंसर आएगा m1 d अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज r2। r2 की वैल्यू कितनी है? m1d अपॉन m1 प्लस m2, m1d अपॉन m1 प्लस m2, m1d m1d अपॉन m1 प्लस m2। चमक रहा है क्या? r1 क्या है? r1 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की पार्टिकल 1 से, r2 एजम्पशन है बेटा, एजम्पशन है, कुछ और भी लेके देख सकते हो जाएगा। कार्तिक
छाप लिया तो डन कर दो बेटा। वेदांग ने छाप लिया। अक्षय, मृदुल, अक्षय, मृदुल, विदुषी, काव्या, ओके। छाप लिया सभी ने? तो R1 डिपेंड करता है M2 पे और R2 डिपेंड करता है M1 पे। ध्यान से देखना, इधर से नोटिस करो। R1 डिपेंड करता है M2 पे और R1 डिपेंड करता है M2 पे और R2 डिपेंड कर रहा है M1 पे। तो मैं एक सिंपल सा रेशियो निकालना चाहता हूं, R1 बाई R2। बताओ भाई, R1 बाई R2 कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 बाई R2? पीछे इक्वेशन दी आपके पास में, R1 बाई R2 कितना आ जाएगा? M2 बाई M1। ठीक है, नीचे का तो सेम ही है। R1 डिवाइड करो R2 से, M2 बाई M1 आ जाता है। M1 R1 बराबर होता है M2 R2। ओनली फॉर टू पार्टिकल सिस्टम M1 R1 बराबर है M2 R2 से। M1 R1 बराबर है M2 R2 से। अच्छा, अब इससे मुझे क्या चीज पता चलती है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कुछ केसेस कर लेते हैं। केस 1, देखो ये M1, ये M2। केस 1, ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D। अच्छा, मैंने दिया M1 का मास M2 से बड़ा है, M1 इज हेवियर देन M2। तो R1 और R2 में क्या रिलेशन आएगा? R1 और R2 में क्या रिलेशन आएगा? अगर M1 बड़ा है M2 से तो R1 R2 में क्या रिलेशन आएगा? अगर M1 बड़ा है, M1 बड़ा है, अरे M1 बाई M2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसको उधर ले जाओ, यहां से आएगा R2 ग्रेटर देन R1। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो यार, अगर ये D डिस्टेंस है तो M1 बड़ा है, R1 छोटा होगा और R2 बड़ा होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है, देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सभी लोग स्क्रीन पे देखो, सभी लोग स्क्रीन पे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर M1 भारी वेट है, R1 छोटा होगा, R1 छोटा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा? M1 के पास होगा क्या M2 के पास होगा? अगर R1 इज स्मॉलर देन R2 तो सेंटर ऑफ मास किसके पास है? M1 के पास है। तो जितना हैवी वेट होगा उतना ही, जितना हैवी वेट होगा M1 M2 में, उतना ही सेंटर ऑफ मास उसके पास जाएगा। तो इधर नोट करके लिख लें, नोट करके लिखें। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, center of mass of system is closer, center of mass of system is closer to heavier object, center of mass of system is closer to heavier object। M1 heavy है तो R1 लेस होगा, R1 would be less।
देन R2 सेंटर ऑफ मास किसके पास ज्यादा खिसका हुआ है, M1 के पास में। केस 2 में क्या हो जाएगा, अगर M2 ज्यादा बड़ा है M1 से तो R2 छोटा होगा R1 से। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू दी हेवियर मास। और अगर M1 और M2 सेम है तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा R2 के, और दोनों सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। अगर ये मास M है, ये भी मास M है, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके मिड पॉइंट पे होगा। कहां पे होगा, इनके मिड पॉइंट पे। सेंटर ऑफ मास वुड बी एट D/2, at D/2, center of mass would be at D/2, midpoint. अभी कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना लिख रहा हूं उतना लिखते जाओ। छाप लिया क्या, गोरा, निमेश, निमेश भी बहुत हल्लू छापता, अमय सिंह, अमय गुलाने, गौरव, हर्ष, ईशान, कबीरा। छाप लिया सभी ने, मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बट आदत मत बनाना स्क्रीनशॉट लेने की। ओके, चलो प्रॉब्लम करते हैं एक और। टू बॉडीज of mass 2 kg and 4 kg are separated by a distance of 15 centimeter. Find the location of center of mass. आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है, कितना होगा, किसी से भी बता सकते। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताओ। कहां से, ये भी मेंशन करना जरूरी है। 2 kg है, ये 4 kg है, डिस्टेंस है इनके बीच में
15 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? किसी से भी निकालो। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए यहाँ पे, अच्छा ये बताओ सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा? 2 kg के पास कि 4 kg के पास? 4 kg के पास में। तो मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है। तो R1 की वैल्यू होती थी, कितनी होती थी? R1 के लिए M2 से मल्टीप्लाई करो, D M1 प्लस M2 होता था ना। M2 कितना है सेकेंड वाले का मास? 4। D कितना है? 15। टोटल मास कितना है? 2 + 4 दिस इज 6। 2 + 4 दिस इज 6। कितना आंसर आएगा? 6/60/6 दिस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू M1 D अपॉन M1 प्लस M2। कितनी वैल्यू बनती है यहाँ से? ये वाली वैल्यू बनेगी, मास है इसका 2, 15/6 आया 5 सेंटीमीटर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि यार ये 5 सेंटीमीटर है, यानी सेंटर ऑफ मास ज्यादा पास किसके है? ज्यादा पास 4 kg के पास है। टोटल डिस्टेंस 15 था, देखो टोटल डिस्टेंस 15 है, टोटल डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके पास होगा, ये है सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का। ठीक है, तो आपको दोनों पूछ सकता है, बोला 2 kg से किधर है, 5 kg से किधर है। सर और भी कोई तरीका है क्या? हाँ, और भी जो कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर सकते हो उससे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेंटर ऑफ मास जो है ये इस रेशियो में ही आएगा। ठीक है, ज्यादा जो हैवी मास होगा उसके पास होगा, हैवी मास जो होगा उसके पास होगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? जो हैवी सिस्टम होता है उसके पास में आपको ऑप्शंस क्या क्या आएंगे? आपको ऑप्शंस दे सकता, इट इज, देखो ऑप्शन क्या देगा, 4 ऑप्शन देगा। 10 सेंटीमीटर, इसको M2 बोल दो, इसको M1 बोल दो, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम M2, फिर आएगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम M2। ऐसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गए, आंसर क्या होंगे? दिस वाज M1, दिस वाज M2। क्या क्या आंसर हो सकते हैं इसके? मल्टीपल में पूछ सकता है। अरे दो होंगे ना। कशिश, क्लियर हो गया ना? इसके दो आंसर हो सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, बहुत सारे हैं। दिस इज बी एंड डी, दोनों हो सकते हैं। इजी है क्या? अपने को तो एन पार्टिकल सिस्टम भी पता है, दो सिस्टम तो बहुत आसान है। दो सिस्टम में तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं एक पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है, दोनों पार्टिकल से बता सकते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, आगे बढ़ रहा हूं, सबका डन मैसेज आ गया है? जो नहीं किया है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कुछ और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, और बढ़िया सवाल। इट इज प्योर मैथ्स, सीधा एकदम मैथ्स है और कुछ भी नहीं है। तो जरा देखिए, एक सेकेंड टाइप का सवाल है। अब
थोड़े पार्टिकल्स बढ़ा देते हैं अपन, क्या करते हैं, पार्टिकल्स बढ़ा देते हैं अपन, और पार्टिकल्स बढ़ा बढ़ा के कैसे कैसे आंसर्स लेके आते हैं जरा देखो। ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे ये 1,0 है, दिस इज 2,0, 3,0, दिस इज 4,0 एंड दिस इज 5,0, ठीक है। प्रॉब्लम 1 है, दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg, दिस इज 4 kg, दिस इज जस्ट इतना, वो 5 kg पे ले लो, ये y एक्सिस है। फाइन कितने मासेस है यहाँ पे, कितने कितने मास सिस्टम है, ये सिस्टम में कितने पार्टिकल्स है, 5 है। एक सेंटर ऑफ मास निकाल, एक सेंटर ऑफ मास निकाल। क्या है क्या, वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया। ओके, तो एक सेंटर ऑफ मास निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, m1r1 यार, m1x1 प्लस m2x2, कैलकुलेट करो यार, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, वैल्यू डालो और आंसर निकालो, डिवाइडेड बाय कितने, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, क्या आंसर आता, इससे आता समथिंग अराउंड, कितना आया था, 55/15 आ जाएगा, देखो 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 1 2 3 4 3 कितनों का मैच किया ये, कितनों का मैच किया, वेरी गुड, शाबाश, सिंपल मैथ से एकदम कैलकुलेशन है। तो सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे कहीं पे, तो ये कितना हो जाता है वैसे, 3.66 हो जाएगा, तो दिस सेंटर ऑफ मास विल लाइक समवेयर हियर, ठीक है।
एक और करते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसको। ये तो आपको आता होगा, सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम है। 0, 0, 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, टोटल 100 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, यहाँ पे 99 होगा तो 99 kg, यहाँ पे 100 है तो 100 kg। बताओ जरा कितने लोग कर सकते हैं इसको, सॉल्व करो। कौन आंसर देता है सबसे पहले? यू हैव टू फाइंड एक्स सेंटर ऑफ मास, फाइंड XCOM। किसी को सीक्वेंस सीरीज की याद आ रही क्या? सीक्वेंस सीरीज की याद आ रही? हाँ, डेसिमल में क्यों नहीं निकाल सकते? हो गया? वेरी गुड। 300 अमुक का सही है, कुंज का सही है। सेंटर ऑफ मास पूछा है भैया, एक सेंटर ऑफ मास। मैथ्स मैथ्स वाले बंदे तो कर ही सकते हैं यार, एडवांस के लिए ये सवाल। नीट वाले बच्चे, एम्स वाले करो यार, सिंपल तो है। 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3, 100 into 100। नीचे तो सिंगल समीशन है। अरे ये तो सब स्क्वायर हो गया ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। और नीचे सिंपली ये है 1, 2, 3। याद करो, ये सिग्मा n स्क्वायर हो गया। n की वैल्यू, सॉरी, n आई लिख दिया, 1 से लेके 100 तक डिवाइडेड बाय सिग्मा n, 1 से लेके 100 तक। याद करो, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला कितने लोगों को आता है? वेरी गुड, वेरी गुड। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n+1 अपॉन 2n+1/6। और सिग्मा n का फॉर्मूला n इंटू n+1
बाई डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, सब कट गया। 100 की वैल्यू डालो, आंसर आएगा। सीक्वेंस सीरीज में क्या होगा ना यार, एक सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू डालो 100, ये वाला पूरा पार्ट कट गया, एन की वैल्यू डालो 100। वेरी गुड, आप जाके सही आ रहा है, मिताली, आयुष, प्रियांशु, वेद, पहले नमन ने आंसर कर दिया, पूरव ने किया, उनका गलत है, कुंज, अमोक, अमोक का सबसे पहले सही आया। मेडिकल के बच्चे कहाँ हो गए, प्रियांशु सही करो, गलत है। सौरभ का सही है। हाँ भाई यार, फाइनल आंसर बताओ। ध्रुवी का आया, विदुषी का आया, सार्थक, फाइनल आंसर बताओ। अरे भाई मैथ सही है और कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर लेना, एन की वैल्यू 100 डालना, ये देखो, ये तो कट जाएंगे, ये 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 बचेगा क्या, 2n+1/3, एन की वैल्यू डाल दो, 201/3, एक्स सेंटर ऑफ मास। तो क्या फिजिक्स का सवाल है, नहीं, फिजिक्स सिर्फ यहाँ तक थी, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, फिजिक्स में सिखाया गया था, यहाँ पे तो पूरी मैथ्स है, ये पूरा मैथ्स का सवाल है, बेसिक सीक्वेंस सीरीज तो आना ही चाहिए। ओके, तो ऐसे सीक्वेंस सीरीज के आप फॉर्मूले याद रखो, मेडिकल में तो इतना नहीं पूछता। अब कुछ और ठीक ठाक प्रॉब्लम और करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ू क्या, आगे बढ़ जाओ, सभी का 67 आ गया। हाँ भाई, भोले वाली जनता, कितने भोले बच्चे हमने, कुछ लोग नोट्स उतार नहीं पाते, कुछ लोग क्लास भी नहीं करते, कुछ लोग आंसर नहीं कर पाते, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, और कुछ लोग पढ़ के भी मैसेज नहीं करते क्या पढ़ा। कितने बच्चे, ओके, तो देखो, ये एक ब्लॉक है, सॉरी, एक मास ये है और एक मास ये है, ठीक है, ऐसे 3 मास है, कितने मास है, 3 मास है, इसका फाइन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, ये इनके बीच में डिस्टेंस है 10, ये मान, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसमें भी डिस्टेंस है 10, और इन दोनों का भी डिस्टेंस है 10, ठीक है। अगर सबका डिस्टेंस सेम है तो ये वाले पॉइंट्स कैसे हुए, कैसे पॉइंट्स हुए, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ द masses are kept at the corners of an equilateral triangle,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे है, तो बताइए। बेटा 3 मास आ गए। 3 मास सिस्टम, अगर 3 मास सिस्टम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करो सबको, इसको ओरिजिन मानो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा। अमोक माइक ऑन करो। अमोक, अमोक, अमोक का है। हाँ भाई, अच्छा है, माइक ऑन करो। अक्षय, माइक ऑन करो। अच्छा अक्षय, माइक ऑन करो, अभी करो। अक्षय, अभी करके देखो, हो गया क्या। देखो, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, ये 10 सेंटीमीटर पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10,0। ये वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ भाई अक्षय बताओ, इस वाले कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। हाँ भाई बताओ बताओ, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। ये 10 है तो ये हाफ हो गया 5, तो हो जाएगा 5√3। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,5√3। कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,5√3। कितनों को समझ में आ रही है। अरे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये 10 है, तो कॉस 60 डिग्री निकालो, और एक कॉस सॉरी साइन 60 डिग्री निकालो, तो एक 5√3 आ जाएगा और एक ये 5 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट है 5,5√3। ओके, तो फर्स्ट मुझे निकालना है एक्स सेंटर ऑफ मास। तो मास है m, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0। मास है m, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 10। मास है m, इस वाले ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट है 5। टोटल मास कितने हो गए, m प्लस m प्लस m, टोटल आ गया 3m। तो 10 प्लस 15m डिवाइडेड बाय 3m, आंसर आया 5, 5 सेंटीमीटर, या जो भी है, मीटर में दिया हो तो मीटर में। वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो, वाई सेंटर ऑफ मास, पहला वाला मास जो है उसका कोऑर्डिनेट 0, दूसरा वाला मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तीसरा वाला कोऑर्डिनेट है उसका मास का कोऑर्डिनेट है 5 डिवाइडेड बाय 3m। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 3m। So what is this? This is 5√3 divided by 3. This is √3। चमक रहा है क्या, कितनों को चमका ये, दोनों पॉइंट्स आ गए। This is y center of mass, this is x center of mass। क्लियर, चमक गया सभी को। बेटा इससे इजी और कुछ भी नहीं है। ठीक है तो डन कर दो।
ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, जरा तो इसका बताओ कि, अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ये जो है ना 5,5/√3, 5,5/√3 जो होगा ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन बाद में देता हूँ। ये अगर कोई ट्रायंगल है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो है 5,5/√3, ये इसका क्या है? देखो 5 यहाँ पे, ये 5√3 था, उसका 1/3 हो गया। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास तो है ही है, ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। सेंट्रॉइड होता, ठीक है, सेंट्रॉइड होता, याद है क्या सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड, ये वाली लाइन है, ठीक है, तो उस वाले केस में सेंट्रॉइड आया, उस वाले केस में सेंट्रॉइड आया। अच्छा, आपको ऐसा दिया हुआ है, इसका भी मास एम 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 है, ठीक है, ये है 20, ये है 20, ये है 20, ठीक है, ये भी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड, ये मान लो 0,0, फाइंड एक्स या आर सेंटर ऑफ मास। इस सिस्टम का आर सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ये ओरिजिन मान लो, बताओ कहां पे होगा? एक स्क्वायर टाइप है, इजी है, निकल जाएगा क्या? फॉर्मूला वही है, पहले दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। दिस इज 10,0, दिस इज, सॉरी 20 है, 20 है, सॉरी सॉरी 20, 20 लिए मैंने, 20 लिए सॉरी, दिस इज 0,20। तो सॉल्व करो, एक सेंटर ऑफ मास 10 आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास भी 10 आएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, दिस वुड बी दिस। सॉल्व करके देख लेना, आप सॉल्व करके देख लेना, m1 x1 प्लस m2 x2 करके देख लेना, सेम आंसर आएगा, सेम चीज आएगी, है ना? सेम आंसर आएगा, नहीं करा रहा मैं, सॉल्व करना, मैथ्स है, प्योर मैथ्स है। फटाफट छाप लो, जिन्होंने छाप लिया वो ये प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम होमवर्क में करेंगे। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर,
ठीक है, तो जिसका फिफ्थ हो गया, सिक्स और सेवन छाप लो, फिर मेरे को बोलो कि यहाँ छाप दिया। जिन्होंने छाप लिया हो, सिक्स और सेवेंथ आपको होमवर्क में है, फेयर कॉपी में ही करना है, फेयर कॉपी में सॉल्व करके मेरे को सेंड करेंगे आप। ठीक है, फिर अपन 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ हो गया, तो सिक्स सेवन मासेस चेंज कर दिए मैंने, मास अब एम नहीं रहा, एक एम है, एक 2m है, एक 3m है, 4m है। सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप करो। और आज का फिजिक्स वाला पार्ट अगर समझ में आ गया है, प्लीज मैसेज करो व्हाट्सएप पे। अगर आज का फिजिक्स वाला पार्ट समझ में आ गया है, अगर आज का फिजिक्स वाला पार्ट समझ में आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक, ओके, फिर अपन 10:55 पे 10:45 पे मिलते हैं। मेरे को व्हाट्सएप करना सॉल्व करके, 10:55 पे मिलते हैं। अमित, वो स्प्रिंग वाला बेटा बाद में करते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अरे ये क्या हो गया? ओ ओ, ओके, व्हाट्सएप कर दो जो जो रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है, 55 पे मिलते हैं, मीटिंग क्लोज कर रहा हूं मैं। ठीक है, मिलते हैं 15 मिनट में।